हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे प्रतिदिन जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूं। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को अधिगम के बारे में बता रहा था कि कौन कौन से विधियां है सीखने की, कौन कौन सी आसान विधि है और कौन कौन से शिक्षाविदों ने क्या अधिगम के बारे में तर्क दिया है कि मतलब अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जो भी हम लोग सीखना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है जो अधिगम को सीखने की कला को प्रभावित करते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात देखिए, अभी आप लोगों की परीक्षा आने वाली है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जब आप 2 कदम चलोगे तो कोई 4 कदम चलने के बारे में सोच सकता है। तो हमको तो आप लोगों के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब देकर लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये परीक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभी से आप लोग लग जाइए और लगन से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कौन कौन से कारक है जो बच्चे की पढ़ाई में उन्हें व्यवधान डालते हैं सीखने में। अब मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया कि सीखने को अधिगम इसको कह सकते हैं या सीखना कह सकते हैं, कि सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में वर्णन कीजिए। तो जब आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। अब देखिए अधिगम, ठीक है, अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अद्वितीय है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है? अद्वितीय है, जिसकी कोई तुलना ही है, यह तुलनीय है। किस्म किस्म की सांस्कृतिक विरासत है, क्षेत्रीय बनावट है। हमारे देश में बहुत प्रकार की, क्या बोलते हैं उसको, मतलब भौगोलिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। तो पूरा का सामंजस्य बैठाकर और आगे बढ़ना एक बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के पदानुक्रमती सिद्धांतों के रूप में धर्म, पहला क्या है? धर्म। जैसे हमारे समाज में बहुत प्रकार के धर्म है। एक मायने रखता है प्रमाणिक आदेश, जैसे धर्म के अनुसार चलना, कर्म और जाति की धारणाएं भारतीय संस्कृति के लिए बुनियादी है। भारत में कौन कौन सी चीज? धर्म, कर्म और जात। इन तत्वों को सहमति के एक निश्चित स्तर के विन्यास ने समाज में दृढ़ता और संतुलन लाया है। भारतीय समाज और इसलिए इसकी संस्कृति में कोई बड़ा विघटन नहीं हुआ है। कहा जाता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था में है और व्यवस्था नहीं। क्या कहा जाता है? कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था में है कि नहीं। दूसरे शब्दों में, कुछ संशोधनों के बाद बुनियादी संस्कृति और सामाजिक मूल्य और मानदंड अभी भी जारी है। विविधता हजारों जात समूहों में परिलक्षित होता है। प्रत्येक के अपने अनुष्ठान, संस्कार, नियम और रीति रिवाज होते हैं।
इसे भाषाई, धार्मिक और अन्य जातीय विविधताओं के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है। जीवन की शैली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक समाज का जीवन शैली क्या होती है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है और विभिन्न जातियों के बीच भी भिन्न भिन्न होती हैं। और विभिन्न जातियों के बीच क्या होता है? विभिन्न होता है। ये हमारे आप लोग के समाज में इसको परखने वाली चीज है। ये पढ़ाने से ज्यादा आप लोग को इसके बारे में समझ है। ठीक है। एक ही गांव के भीतर धार्मिक समूह कुछ शासकों ने विविधता में एकता सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए। सामाजिक विविधता से हमारा तात्पर्य सह अस्तित्व से है। किसी दिए गए भूभाग, राजनीतिक सेटिंग के भीतर विभिन्न सामाजिक समूह या सरल शब्दों में समूहों में समाज का विभेदन। ठीक है। अन्य शब्द जैसे बहुलता, बहुसंस्कृति, विवाद, सामाजिक भेदभाव आदि का भी इस विशेषता को समझाने के लिए परस्पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। संरचना के आधार पर किसी समाज के लिए विविधता कार्यात्मक और दुष्क्रियात्मक दोनों हो सकती है। इस अवस्था में यह प्रश्न उठ सकता है कि कोई समाज अपनी जैविक एकता खोए बिना कितना अधिक बहुलायतीय बन सकता है। समूहों के विभाजन के बावजूद एक अंतर्निहित एकता पूरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से चलती है। प्रकृति को समझने के लिए भारत में बाल विकास और सीखने की सामाजिक विविधता बनाने वाली समूह पहचान की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या है कि बच्चे को या समाज के कोई नागरिक को जो भी विविधता है हमारे समाज में, धर्म के संबंधी, जात के संबंधी, उसके बारे में जानकारी आवश्यक हो जाता है। विविधता बनाने वाली समूह पहचान की प्रकृति को समझना क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। समूह भाषा के आधार पर सामाजिक विविधता के 66 प्रकार की भाषा किसी भी समाज में एकजुटता के मुख्य संकेतकों में से एक है। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 66। और इतनी भाषा के लोगों को मिलाकर एक समूह बनाना, एक भारत बनाना या एक राज्य बनाना, ये काफी क्या है? विविधता में एकता दर्शाता है। ठीक है। अब है धर्म। अगला हमारा क्या है? धर्म। धर्म व्यक्तियों और समूहों के सामाजिकीकरण की एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी शक्ति है। इसके बाद आता है जात। इसके बाद क्या आता है? जात। जात सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो एंडोगैमी, पदानुक्रम, व्यवसायिक संग, और प्रदूषण और लिखित स्थिति पर आधारित होता है। जात किस पर आधारित होता है? एंडोगैमी, पदानुक्रम, व्यवसायिक संग, और प्रदूषण और लिखित स्थिति पर आधारित होता है। अगला है इसमें जनजात। जात में एक और क्या जुड़ गया? जनजात। आदिवासी लोग भारत में अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक समूह है। ठीक है। ये जनजात किस में कौन लगाते हैं? आदिवासी लोग भारत में अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति के समूह है। ठीक है। इसके बाद आ गया लिंग। जाति में आ गया क्या? अगला लिंग। जैसे कौन से दो जाति हो गए? एक पुरुष एक और एक स्त्रीलिंग, ये दो जाति हो गए। ठीक है। लिंग पुरुष और महिला के बीच सामाजिक जैविक अंतर का एक रूप है। भारत विविधताओं का देश है। इसकी विविधता भाषा, धर्म, जात, जनजात और लिंग के रूप में व्यक्त की जाती है। विविधता आंतरिक भेदभाव और बाहरी प्रभाव दोनों का परिणाम है। विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही है। जिन समूहों को एक सामाजिक चिन्हक पर विभेदित किया गया है उन्हें दूसरों पर एकजुट देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना कि जिनको आप विभेद किए हैं सामाजिक तौर पर, तो उनमें एक एकजुटता, जैसे स्त्री समुदाय, पुरुष समुदाय, एक एकजुटता का उसमें बोध कराया जाता है।
उदाहरण के लिए जो समूह धार्मिक आधार पर विभाजित है, जैसे हिंदू, मुस्लिम आदि भाषा, जैसे धर्म के आधार पर जो विभाजित है तो हिंदू होगा तो हिंदू, सनातन धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मुस्लिम, तो ये क्या है, अलग धर्म में बट गया। आदि भाषा, लिंग आदि के संदर्भ में एकजुट है। इस प्रकार भारतीय समाज में विविधता के बीच एकता कायम है। इतना के बावजूद भी हमारी समाज में क्या है, विविधता में एकता कायम है। हालांकि विविधता और एकता के बीच संतुलन नाजुक है, लेकिन ये कहने पर कागज पर है, लेकिन ये दोनों में, सभी में एकता क्या है, एक नाजुक कड़ी के रूप में बंधी है। अगर समाज में एक दूसरे से लगाव के रूप में बंधी है, नहीं तो बिखर जाएगी। कई समस्याओं से भरा है। विविध समूहों के बीच शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब विभिन्न समूह जो है, अब उनमें भी भेद करने वाला क्या आ गया, शक्ति समूह, प्रदर्शन। इससे क्या होता है कि समाजी विभेदीकरण होता है। अब है सीखने के प्रभावित करने वाले अन्य कारक। अगर बच्चा को सीखने के, ये तो हो गए जात धर्म के आधार पर प्रभावित होता है कि कोई बच्चा हिंदू है तो वो उर्दू फारसी नहीं पढ़ेगा, पढ़ता है, धर्म पर आधारित अपना चला जाता है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। लेकिन सीखने को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक हो सकते हैं? इसमें पहला है शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर। पहला इसमें मुख्य क्या बता रहा है, शारीरिक कारक। व्यक्ति की शारीरिक अवस्था से संबंधित अनेक बिंदु अधिगम या अधिगम के स्तर पर प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति की जो शारीरिक अवस्था है, ये क्या करता है, सीखने की कला को प्रभावित करता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए, पहला है इसमें आयु, एज। सामान्यतः किसी कक्षा में औसतन रूप से समान आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ विद्यार्थी, विशेषकर आरंभिक कक्षाओं में, अपेक्षित और अनुरूप आयु स्तर न होने के कारण अधिगम में अपेक्षित स्तर नहीं दर्शा पाते हैं। ठीक है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। ये तो सबसे जरूरी है। अगर आपका फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप सीखने की कोई भी क्रिया या विधि से आपका रुचि नहीं रह पाएगा, आप वंचित रह जाएंगे। यदि सीखते समय तीव्र सर दर्द का अनुभव हो रहा हो तो स्वाभाविक है कि अध्ययन सामग्री के सीखने में बाधा आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि चित्त की एकाग्रता अध्ययन कार्य पर केंद्रित नहीं हो पाती है। इस प्रकार की अनेक स्थितियां हो सकती हैं। अगला है तीसरा नंबर, थकान। थकान को क्या कहते हैं, फैटिग। समान रूप से शारीरिक थकान की स्थिति अधिगम में बाधक होती है। संभव है कि कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जिन्हें विद्यालय समय के पूर्व या पश्चात घर पर अर्थोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई के बाद उन्हें घर पर जाकर अपने परिवार के लिए भोजन चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वो बच्चा क्या करता है, शारीरिक थकान महसूस करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक का भावनात्मक सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण भी अधिगम के लिए प्रेरित करने में पर्याप्त सहायक होगा। अब है 4 नंबर, विकलांगता। अगला कैमरा क्या है, विकलांगता। यदि रसायन शास्त्र प्रायोगिक कार्य सीखना है और विद्यार्थी के पैरों में विकलांगता है तो स्वाभाविक है कि वह इस कार्य को अन्य विद्यार्थियों की तरह सरलता से नहीं कर पाएगा। अतः शिक्षक को चाहिए कि उसके लिए विशेष व्यवस्था करे। अब मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, वो तो हो गए शारीरिक संबंधी। अब मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं जो सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक कारण में क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्ति की बुद्धि। इसमें क्या क्या है, व्यक्ति की
बुद्धि, चित्त एवं अह, ईगो से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बच्चे का कैसा है उसी के अनुसार उसकी अधिगम क्रिया चलेगी। जैसे पहला बुद्धि के बारे में देखिए, बुद्धि स्तर एवं अधिगम का घनात्मक संबंध है। बुद्धि स्तर एवं अधिगम का क्या है? घनात्मक संबंध है, अर्थात बुद्धि स्तर के अनुरूप ही अधिगम स्तर कम या अधिक होता है। मतलब बुद्धि स्तर के अनुरूप ही आपको सीखने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है। दक्ष और अनुभवी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर के अनुकूल अधिगम स्थितियों से निर्मित कर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम स्तर पर लाने में सफल रहते हैं। शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चे की अधिगम क्षमता के अनुसार ही अपने क्लासरूम में पाठशैली प्रस्तुत करते हैं और हर एक स्तर से बच्चे को सिखाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है रुचि। देखिए इसको आप लोग, रुचि में क्या है? यह सामान्य मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रुचिकर कार्य सीखने के लिए व्यक्ति अधिक एकाग्रता दर्शाता है। जब आपका पाठ रुचिकर होगा, रोचक होगा, तो छात्र क्या करेगा? ज्यादा उस पर एकाग्रता दिखलाएगा। रुचि एवं अधिगम भी धनात्मक रूप से संबंधित है। अतः आवश्यक है कि विद्यार्थियों के आयु स्तर के अनुरूप अधिगम स्थितियों को रुचिकर बनाने के लिए प्रयत्न करें। मतलब शिक्षक का दायित्व बनता है कि हमारी पाठ योजना क्लास में ऐसी हो कि रुचिकर हो, ताकि बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें। ठीक है, अब है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। आपका अभिवृत्ति कैसा होना चाहिए? सकारात्मक अभिवृत्ति अधिगम को बढ़ाती है तथा नकारात्मक अभिवृत्ति अधिगम में बाधक बनती है। ठीक है, किन्हीं कारणों से यदि विद्यार्थियों में किसी प्रकार की नकारात्मक अभिवृत्ति शिक्षक, विषय, विद्यालय, सहपाठियों के प्रति दिखाई देती है, तो आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण एवं विवेक से विद्यार्थी में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अब है फोर्थ नंबर, अभिक्षमता। वो तो एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता, अभिक्षमता या अभिरुचि के कारण ही व्यक्ति किसी कार्य विशेष में समान प्रशिक्षण के उपरांत अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है पूर्व अधिगम। पहले का क्या सीख? पूर्व अधिगम मतलब पहले, अधिगम मतलब सीखा हुआ। पहले का क्या सीखा हुआ है ये भी मैंने रखता है, इसको कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। पूर्व अधिगम का मतलब प्रीवियस नॉलेज, पूर्व की जानकारी। पहले से सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक होता है। जैसे पहले बालक अंक या शब्द सीखता है जिनका प्रयोग बाद में सवालों को हल करने में या वर्षों का प्रयोग शब्द और वाक्य निर्माण में करता है। ठीक है, अब है सेकंड नंबर, विषय वस्तु। विषय वस्तु का प्रभाव। ठीक है, सीखी जाने वाली वस्तु का स्वरूप अधिगम पर प्रभाव डालता है। जैसे विषय कठिन है तो बालक को सीखने में अधिक समय लगता है या बालक उस विषय में अरुचि भी ले सकता है। इसके विपरीत सरल या रुचिकर विषयों का ज्ञान बालक शीघ्र प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब है तीसरा। तीसरा क्या है? विषय के प्रति मनोवृत्ति। विषय विशेष के प्रति बालक की क्या मनोवृत्ति है का भी प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। यदि कोई बालक गणित में कमजोर है तो वह गणित में अरुचि लेने लगता है। ये सामान्य बात है कि जिस विषय में आप कमजोर होते हैं उस विषय में आप अरुचि लेने लगते हैं। ठीक है, अब है फोर्थ नंबर, सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, इसमें क्या है? सीखने की इच्छा का होना अधिगम के लिए आवश्यक है।
यदि बालक सीखने के लिए इच्छा रखता है तभी उसे सिखाया जा सकता है। बिना इच्छा के अधिगम नहीं कराया जा सकता है। सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, अधिगम हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा है उस विधि की रोचकता और सार्थकता पर निर्भर करता है। यदि गणित को जबानी पढ़ाया जाए तो बालक गणित नहीं सीख सकता है। बिना अभिप्रेरणा के सिखाया गया ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, अब है 6 नंबर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। 6 नंबर हमारा क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा सीखे गए व्यवहार में चालक का काम करती है। बिना अभिप्रेरणा के सिखाया गया ज्ञान अस्थायी और अस्थायी होता है। अभिप्रेरणा से सीखने को रुचिकर बना देती है। अब है 7 नंबर वातावरण, इन्वायरमेंट। सीखने के लिए उचित व्यवहार का होना आवश्यक है। शांत और स्वच्छ वातावरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। शोरगुल, धुआं या प्रदूषण भरे वातावरण में बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, अतः अधिगम ठीक से नहीं कर पाता है। अब है 8 नंबर थकान। थकान भी क्या करता है? अधिगम को काफी प्रभावित करता है। शारीरिक थकान शरीर को स्थिर कर देती है, अतः थकान के कारण सीखने में रुकावट उत्पन्न होती है। थकान के द्वारा चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है जिससे ध्यान केंद्रण नहीं होता है। अब 9 नंबर क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, स्वस्थ शरीर को हो तो स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ शरीर हो तो स्वस्थ मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। आप लोग जानते हैं सीखने के लिए दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी क्रिया शारीरिक और मानसिक रूप से संयुक्त क्रिया का ही परिणाम होती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मस्तिष्क की क्रियाएं भी स्थिर पड़ जाती हैं। ठीक है, अब है 10 नंबर वंशानुक्रम, वंशानुगत क्रम जिसको कहते हैं। वंश के कारण अगली पीढ़ी का व्यवहार प्रभावित होता है। यदि बालक के वंश में मंद बुद्धि है तो बालक भी मंद बुद्धि होगा। जैसा वंश होता है बालक भी वैसा होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि जो जेनेटिक गुण होता है वो भी सीखने की कला में काफी उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के हमारे जो ये क्या है कि हमारी अधिगम क्रिया के प्रभावित करने वाले कारणों में से ये सब चीज है। ठीक है, जैसे अब मोटे तौर पर आप लोग समझ जाइए कि अगर कोई बच्चा क्लास में है तो उसके अधिगम क्रिया को प्रभावित करने में थकान भी बड़ा मायने रखता है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि अगर बच्चा पढ़ाई के बाद अपने घर पर जाकर कुछ परिवार के लिए अर्थोपार्जन करता है तो निश्चित है कि क्लास में आकर उसे थकान महसूस होगी। इसके बाद क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आपको सीखने की क्रिया जानने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना जरूरी है, तभी आप कक्षा में किसी भी विषय पर आप रुचि ले सकते हैं। और शिक्षक का भी दायित्व बनता है कि हर एक चीजों को देखते हुए पाठ योजना कैसी बनानी चाहिए? रुचिकर बनाना चाहिए। ये नहीं कि लेंदी प्रोसेस उसका नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आप जब उसे पढ़ाते हैं अपना एटीट्यूड प्रदर्शन करते हैं तो आपके बातों के प्रति प्रभावित हो, न कि वो चुपचाप कान बंद करके सुन रहा हो। तो आपका जो पढ़ाई का मेन जो लेसन प्लान है वो रुचिकर बनाना चाहिए। और बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां प्रभावित करती हैं इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ मैंने बनाए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मेरा तो पूरी तरह कोशिश है कि आप लोगों को तीनों प्रकार से नॉलेज दूं,
कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है क्वेश्चन, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारा क्या दिया है, केवल याद करने की प्रक्रिया, बी अभ्यास और अनुभव के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन, सी प्राकृतिक क्षमता, डी केवल पढ़ाई करने का तरीका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या दिया है, ए जाति व्यवस्था, बी भौतिक संसाधन, सी धार्मिक मान्यताएं, डी पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भौतिक संसाधन होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम योगदान देता है? सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम योगदान देता है? ए शिक्षक, बी पारिवारिक वातावरण, सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया से देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक कारण अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ए प्रेरणा प्रदान करके, बी सीखने के अवसर सीमित करके, सी सीखने की शैली को प्रभावित करके, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में से किसका प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है? ए जाति व्यवस्था, बी पारिवारिक समर्थन, सी आर्थिक स्थिति, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, सीखने में परिवार की भूमिका के संदर्भ में सही कथन चुने। कि परिवार की भूमिका क्या होती है? ए है केवल शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बी केवल नैतिक मूल्यों का विकास करना, सी केवल प्रेरणा बढ़ाना, डी शिक्षा नैतिक मूल्यों और प्रेरणा सभी प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शिक्षा नैतिक मूल्यों और प्रेरणा सभी प्रदान करना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय का सीखने में योगदान क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, बी सामाजिक मूल्यों का विकास करना, सी अनुशासन सिखाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सामाजिक कारक अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है? ए लैंगिक असमानता, बी जाति आधारित भेदभाव, सी गरीबी, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय चुने। ऑप्शन हमारा क्या दिया है? सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू करना, बी तकनीकी साधनों को बढ़ावा देना, कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, कि डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर सही लग रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जाति व्यवस्था सीखने को
को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं? ए, शिक्षा के अवसर सीमित करना, बी, उच्च शिक्षा की उपलब्धता को प्रभावित करना, सी, सामाजिक भेदभाव बढ़ाना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए आप लोग। सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत प्रभावशाली है? ऑप्शन क्या दिया है? ए, बुद्धि, बी, प्रेरणा, सी, आत्मविश्वास, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। सीखने की गति पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? ए, मानसिक स्वास्थ्य, बी, भावनात्मक स्थिरता, सी, शारीरिक स्वास्थ्य, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, बी, जागरूकता फैलाना, सी, सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण, डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का क्या महत्व है? रुचि का क्या महत्व है? ए, ध्यान केंद्रित करने में सहायता, बी, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, सी, अधिगम की गति में सुधार, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर। सीखने में आत्मा अनुशासन की भूमिका के संदर्भ में सही विकल्प चुने। यह सफलता का आधार होता है, यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, यह आत्मनिर्भरता विकसित करता है, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तकनीकी विकास शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? ए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देता है, बी, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है, सी, सीखने की गति तेज करता है, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? शिक्षा में डिजिटल विभाजन का अर्थ क्या हुआ? ए, तकनीक तक असमान पहुंच, बी, आर्थिक असमानता, सी, लैंगिक असमानता, डी, शैक्षिक गुणवत्ता में अंतर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तकनीक तक असमान पहुंच। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सकारात्मक प्रेरणा को सीखने पर क्या प्रभाव होता है? ए, आत्मविश्वास बढ़ता है, बी, सीखने की इच्छा बढ़ती है, सी, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा में सामाजिक विभाजन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय है? ए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, बी, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सी, छात्रवृत्ति और सहायक योजनाएं लागू करना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, उपरोक्त सभी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा में संस्कृति विविधता का प्रभाव क्या होता है? ए, विभिन्न दृष्टिकोण विकसित होना, बी, शिक्षा प्रणाली का समृद्ध होना, भाषा एवं संचार पर प्रभाव पड़ना, कि डी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्यालय शिक्षा में नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है? केवल नैतिकता सिखाने में सहायक,
सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक, शैक्षणिक परिणामों पर प्रभाव डालता है, कि डी सभी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, सीखने में भाषा की भूमिका कैसी होती है? भाषा केवल संवाद के लिए है, बी भाषा का महत्व सीमित होता है, सी भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधा है, डी भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध को कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन हमारा क्या है? शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है, बी शिक्षा का रोजगार से कोई संबंध नहीं है, सी रोजगार केवल अनुभव पर निर्भर करता है, डी केवल तकनीकी शिक्षा रोजगार सुनिश्चित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, सीखने में आत्म अनुशासन का क्या महत्व है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए यह सफलता का आधार होता है, बी यह केवल समय प्रबंध में सहायक है, सी यह व्यक्ति के विकास से संबंधित नहीं, डी यह केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सफलता का आधार होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सीखने के लिए प्रेरणा क्यों आवश्यक है? जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो प्रेरणा क्यों आवश्यक है? यह रुचि और एकाग्रता बढ़ाती है, यह केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है, यह सीखने में बाधा डालती है, कि प्रेरणा का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यह रुचि और एकाग्रता बढ़ाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज में शिक्षा की भूमिका को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ए केवल व्यक्ति के विकास के लिए, बी केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए, सी केवल तकनीकी उन्नति के लिए, डी व्यक्तिगत सामाजिक और तकनीकी उन्नति में सहायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत सामाजिक और तकनीकी उन्नति में सहायक। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा में नवाचार किस प्रकार सहायक होता है? यह सीखने को रोचक बनाता है, यह परंपरागत शिक्षण पद्धतियों को कमजोर करता है, यह केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित रहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह सीखने को रोचक बनाता है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में सरकारी योजनाओं का महत्व क्या है? ऑप्शन ए क्या दिया है? ये केवल शैक्षिक संस्थानों में सहायता प्रदान करती हैं, बी ये केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए होती है, सी ये सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करती है, डी ये केवल उच्च शिक्षा पर केंद्रित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? ए निजी क्षेत्र, बी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सी सरकार और शिक्षाविदों का संयुक्त प्रयास, डी केवल तकनीकी संस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्यों नहीं, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सरकार और शिक्षाविदों का संयुक्त प्रयास। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा समाज को किस प्रकार बदल सकती है? ए केवल धार्मिक विकास से, बी केवल सामाजिक संरचना में परिवर्तन से, सी केवल तकनीकी उन्नति से, डी सभी कारकों के मिल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कारकों के मेल से। तो चलिए ठीक है,
आज के हमारा जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल हमें मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।